वेलकम टू इन्फोटेड। नमस्कार सभी को। कल ऑफ हो गया था तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तबियत थोड़ी सी खराब थी मेरी, ठीक है। तो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। हीट ट्रीटमेंट है आज आपका सेकंड लास्ट टॉपिक। कल आपका हीट ट्रीटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके, तो जल्दी सभी स्टूडेंट आ जाइए क्लासेस को, फिर मैं चालू करता हूँ। आप हीट ट्रीटमेंट में इससे पहले मैं क्या पता पढ़ा चुका हूं आपको। हीट ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूं। हीट ट्रीटमेंट कहते किसे हैं, क्यों करते हैं, हाइपरयूक्टाइड स्टील, यूक्रेटाइड स्टील, हाइपरयूक्टाइड स्टील, ये सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं। फेराइट, सिमेंटाइट, पर्लराइट, ऑस्टाइट, मार्टसाइट। उसके अलावा मैंने हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस थे वो बता दिया आपको, हार्डनिंग बता दिया, टेम्परिंग बता दिया और एनीलिंग बता दिया। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजिंग के बारे में। तो जल्दी से स्टूडेंट आ जाइए। नमस्ते सर, नमस्ते 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 अनुराग, राकेश और सचिन, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, क्लास को चालू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज का टॉपिक रहेगा गाइस, वो क्या रहेगा हमारा, नॉर्मलाइजिंग। क्या रहेगा, नॉर्मलाइजिंग। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नॉर्मलाइजिंग, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्यकरण। क्या कहते हैं, सामान्यकरण। ओके, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि नॉर्मल कहीं अगर कोई ज्यादा हाइपर होता है तो वहां कहते हैं कि भाई नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल का मतलब क्या है, सामान्यकरण। तो सामान्यकरण क्यों कह रहा है, यानी उसके अंदर जो हाइपर हुआ है, उसके अंदर जो खून का जो उबाल हुआ है, जिसके कारण वो गुस्सा हो रहा है, उसे वो खत्म कर दे। तो आपने इसमें एक वर्ड पकड़ा, यानी आपकी बॉडी में या किसी भी चीज में जो बाहर से जो कोई भी कष्ट आ रहा है आपके उसमें, या कोई वातावरण से कोई भी कष्ट आपसे आ रहा है, तो आप उसे हटा दीजिए, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट में नॉर्मल का गुण का मतलब यही होता है। तो नॉर्मलाइजिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जब हम स्टील पे वर्क करते हैं, चाहे ठंडी हालत में करें या गर्म हालत पे करें, कौन कौन से वर्क, चाहे उस पे बेंडिंग करें, फोर्सिंग करें, ओके, या उस पे रोलिंग करें या हैमरिंग करें, या उस पे कोई भी इंपैक्ट फोर्स डालें। ठीक है, क्या डालें, कोई भी उस पे इंपैक्ट फोर्स डालेंगे, किस पर, स्टील पर। ठीक है, तो स्टील के अंदर की जो संरचना होती है ना, वो खराब हो जाती है, या मैं ये कह सकता हूं स्टील के अंदर के जो अणु होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो उन अणुओं को दोबारा से पुरानी वाली कंडीशन में लाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये होगा, स्टील को पुरानी वाली कंडीशन में, इसके क्रिस्टल कैसे हो, बिल्कुल रिफाइन हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, उसे हम उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। यानी और ये स्थिति बिगड़ती कब है, जब आप स्टील पर वर्क करते हैं। क्योंकि जब आप स्टील पर हैमरिंग करते हैं या कोई भी इंपैक्ट फोर्स डालते हैं, तो उसके अंदर के जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। क्लियर, ओके। तो नॉर्मलाइजिंग करेंगे भाई। अब हमें पता पड़ गया कि हीट ट्रीटमेंट का मकसद क्या था हमारा, गर्म करना, उसे निश्चित दर से ठंडा करना। तो नॉर्मलाइजिंग जो हम ठंडा करते हैं, कहां करते हैं, वो करते हैं इस पे रूम टेंपरेचर पे ठंडा। क्लियर, ओके। यहां से बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आना चाहिए, देखिए एनीलिंग हो चाहे आपकी नॉर्मलाइजिंग हो, दोनों ही रूम टेंपरेचर ठंडी होती है। मगर एनीलिंग में आप जॉब को ठंडा करते हैं फर्नेस के अंदर, फर्नेस को स्विच ऑफ करके, और नॉर्मलाइजिंग में जब आप जॉब को ठंडा कहां करेंगे, बंद कमरे पे, यानी कमरे को आप बंद कर देंगे, उसमें कोई बाहरी वातावरण नहीं आएगा, और उसे रूम टेंपरेचर पे ठंडा करेंगे। क्वेश्चन बहुत बार यही आया हुआ है कि नॉर्मलाइजिंग कब करते हैं, बंद कमरे पे, रूम टेंपरेचर पे। क्लियर, ओके, ठीक है। और इसमें जो आप जॉब को ठंडा करते हो, कैसे करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करेंगे। क्लियर, ये बात भी जान लीजिए, ओके। और इसमें जॉब को ठंडा करेंगे, किस पे करेंगे, आप एयर में ठंडा करेंगे, एयर में ठंडा करेंगे। ओके, क्लियर। भाई रूम टेंपरेचर का मतलब तो वही होता है ना कि आपके बंद कमरे में, आप कमरे को बंद करेंगे, उसके अंदर जॉब रखेंगे, उसे हवा में ठंडा करेंगे, यानी उसमें कोई भी बाहरी वातावरण नहीं आएगा। ओके, तो मैं कल आपको ये भी बता चुका हूं, अगर आप जॉब को एयर में ठंडा करेंगे, तो आपके पास स्ट्रक्चर कौन सा आता था, यहां तो आता था आपका वेरी फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां कौन सा आता था आपका फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर। और यहां कौन सा आता था आपका परलाइन, सॉरी फर्नेस में कोर्स स्ट्रक्चर। तो जब आप एयर में ठंडा करेंगे, तो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, आपके पास आएगा फाइन स्ट्रक्चर। क्लियर, और फाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये है, यानी उसका जो ग्रेन साइज होगा किसका, स्टील का, वो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल फाइन हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से ही आता है कि नॉर्मलाइजिंग का हमारा मेन जो होता है, मेन फंडा या मेन जो सब्सटेंस होता है नॉर्मलाइजिंग करने को, क्या होता है, स्टील का ग्रेन स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, बिल्कुल फाइन हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं, स्टील का ग्रेन साइज कैसे हो जाएगा, स्टील का ग्रेन साइज कैसे हो जाएगा, बिल्कुल फाइन हो जाएगा। दूसरा, जब इसका स्टील का ग्रेन साइज फाइन हो गया, तो इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहां लिख देता हूं मैं, क्या होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्लियर, तो ये नॉर्मलाइजिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है नॉर्मलाइजिंग करने का, वो यही होता है। और पेपर में आपका यही आता है कि नॉर्मलाइजिंग का मेन मतलब क्या होता है, स्टील का ग्रेन साइज कैसे हो जाता है, फाइन हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसकी डक्टिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। और इसके बाद ये हमारी क्या करता है, इंटरनल स्ट्रेस को भी ये हमारा खत्म कर देता है। इंटरनल स्ट्रेस यानी आंतरिक तनाव जो आया था, जो आप टेम्परिंग में पढ़ रहे थे, तो इंटरनल स्ट्रेस जो खत्म होगी, उसका जो सबसे जो अच्छा एग्जांपल होगा वो किसका होगा, आपका नॉर्मलाइजिंग का। क्लियर, तो ये नॉर्मलाइजिंग के हमारे तीन जो होते हैं सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। एक क्वेश्चन यहां ये भी आता है कि नॉर्मलाइजिंग कब करते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग हमेशा हार्डनिंग और मशीनिंग के पहले करेंगे। ये बात भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजिंग आप जब कब करेंगे, हार्डनिंग और मशीनिंग के पहले। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से स्टील जो होती है आपकी बेस्ट क्वालिटी मिलती है। सपोज कीजिए अगर आपने जो में हार्ड
हार्डनिंग कर दी, ठीक है। तो उसमें क्या हार्डनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर जॉब को आप कोई भी काटने योग्य नहीं है और वो जल्दी टूट रही है तो उसमें हार्डनिंग प्रोसेस कर देंगे। फिर आपने हार्डनिंग प्रोसेस करने के बाद उसमें क्या कर दिया, नॉर्मलाइजिंग कर दिया। नॉर्मलाइजिंग में तो भी हमने पढ़ा कि स्टील को क्या कर देती है, उसका ग्रेन साइज कैसे कर देती है, वो बिल्कुल फाइन कर देती है। अरे आपने नॉर्मलाइजिंग करा, तो सॉरी पहले आपने हार्डनिंग करा, फिर आपने नॉर्मलाइजिंग कर दिया, तो स्टील तो आपकी जो आपकी थी वो बिल्कुल पहली जैसी हो गई, नहीं हो गई, तो उसका तो मतलब आपने कोई भी ऑपरेशन करा नहीं। तो इसलिए कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, ताकि हमारी स्टील बिल्कुल कैसी आ जाए, फाइन कंडीशन में आ जाए। और फिर हमें जैसी भी कंडीशन चाहिए, जिस तरह की हमें स्टील चाहिए, हम वैसे ही उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि नॉर्मलाइज कब करते हैं, तो लिख लीजिएगा हार्डनिंग और मशीनिंग से पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। मेन मकसद क्या होता है हमारा, ग्रेन साइज को रिफाइन करना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना, उसकी इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना। कहां पे होती है, ये आपके बंद कमरे पर होती है, रूम टेंपरेचर पर। क्लियर, ओके। जल्दी से पढ़ लीजिएगा, जल्दी से देखिए ये कहती है ये हमारा कहता क्या है। तो देखिए नॉर्मलाइजिंग हमारा क्या कहता है, धातु पर, देखिए फटाफट सुन लीजिएगा कि धातु पर विभिन्न प्रकार की क्रिया जैसे कि हैमरिंग, रोलिंग, बेंडिंग, फोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग या फिर हीट ट्रीटमेंट करने से धातु की आंतरिक संरचना में विकृति आ जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु ब्रिटल हो जाती है, धातु के कण कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद जॉब को कमरे के तापमान पर स्थिर वायु में ठंडा किया जाता है, जिससे जॉब के सभी कण फिर से अपनी वास्तविक रूप में आ जाते हैं। क्लियर, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन अगर आप समझने में थोड़ी सी देर कर रहे हैं तो ये लीजिए, इसकी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाली डेफिनेशन बता देता हूं। देखिए सिंपल डेफिनेशन ये देखिए, इसका प्रोसेस ही बताऊंगा, उसका डायग्राम में सब बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइजिंग क्या कहती है, स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा का मतलब उसे पहली वाली कंडीशन में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, स्टील के पार्ट पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेस को दूर किया जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका। दूसरा बेनिफिट, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, ओके, और आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों की प्राप्ति के लिए। क्लियर, तो ये सब क्या होते हैं, नॉर्मलाइजिंग के हमारे क्या होते हैं, नॉर्मलाइजिंग के हमारे क्या होते हैं, नॉर्मलाइजिंग के हमारे एडवांटेजेस होते हैं। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें, इसका प्रोसेस कैसे करते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले स्टील को कैसे गर्म करेंगे, उसमें कार्बन की परसेंटेज के अनुसार उसे हम गर्म करते हैं, ओके, और फिर उसे क्या करते हैं, भट्टी से निकाल लेते हैं, रूम टेंपरेचर पर उसे रख देते हैं। मगर कोशिश ये कीजिएगा जहां आप गर्म जॉब को ठंडा कर रहे हैं, जिस स्थान पर, वो स्थान आपका गीला नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो प्रोसेस देख लीजिए इसका, प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस हम कैसे कैसे करते हैं। तो जल्दी से आइए, जल्दी से फटाफट आइए, देखिए फटाफट क्या लिखा है, ये देखिएगा फटाफट क्या लिखा है, विधि देखिए क्या लिखा है, इस विधि में स्टील को उसकी कार्बन की मात्रा के अनुसार उचित तापमान पर गर्म किया जाता है। हाँ जी, किया जाता है। और ये तापमान कितना होगा, आमतौर पर स्टील पार्ट को अपर क्रिटिकल से 30 से 50, तो भाई मैं आपको बता चुका हूं, अपर क्रिटिकल 30 से 50 का टेंपरेचर होता है। तापमान पार्ट की मोटाई के अनुसार रखा जाता है और उसी तापमान पर पार्ट को कुछ समय के लिए रखा जाता है, ठीक है। यहां से इसका मतलब ये है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको एक बार चीज पढ़ाई थी, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। यानी जब भी कभी आप हीट ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे एनिलिंग करें, चाहे नॉर्मलाइजिंग करें, चाहे आप हार्डनिंग करें, उस पे 3 स्टेज में होगा वो आपका। कौन कौन सी स्टेजेस थी वो हमारी, पहली हीटिंग थी, दूसरी आपकी सोकिंग थी, और तीसरी क्या थी आपकी, क्विंचिंग। क्विंचिंग को मैं क्या कहता हूं, क्विंचिंग को मैं कूलिंग भी कहता हूं। यानी हीटिंग में क्या था, हीटिंग में आप जॉब को टेंपरेचर दे रहे थे, टेंपरेचर गर्म कर रहे थे, किसमें, परसेंटेज ऑफ कार्बन के अनुसार। सोकिंग में क्या था, यानी आपने उसी टेंपरेचर को कुछ टाइम के लिए रखा, एक समान टेंपरेचर, क्यों, ताकि पार्ट आपका पूरा सेक्शन आपका पार्ट का गर्म हो जाए। सपोज कीजिए अगर यही कोई पार्ट है तो टेंपरेचर क्या रखता हूं मैं, एक समान रखता हूं, ताकि ये पूरा टेंपरेचर मेरा हीट यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पार्ट एक समान गर्म हो जाए। और क्विंचिंग का मतलब क्या था, कूलिंग, यानी आप पार्ट को ठंडा करेंगे, ओके। तो कोई भी हीट ट्रीटमेंट होगा, सुन लीजिएगा, ये 3 चीजें आपकी इसमें यूज होंगी। कौन कौन से, हीटिंग, कूलिंग और क्विंचिंग। तो अगर आप ध्यान से यहां देख पा रहे होंगे, यहां हीटिंग, कूलिंग और क्विंचिंग ही तो है। यानी सबसे पहले क्या करा, आमतौर पर स्टील पर पार्ट के अपर क्रिटिकल से 30 से 50 अधिक गर्म किया, तो ये क्या हो गया मेरा, ये वाला सेंटेंस मेरा हीटिंग का हो गया, ओके। तापमान पार्ट की मोटाई के अनुसार रखा जाता है, हाँ जी रखा जाता है। तो उसमें पार्ट की मोटाई के अनुसार क्या रखा गया, इसमें क्या रखा गया, और उसी तापमान पर पार्ट को कुछ समय के लिए रखा जाता है। ये क्या हो गया मेरा, ये सोकिंग लाइन हो गई, ओके। और फिर उसे बंद कमरे में स्थिर हवा में क्या करते थे, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वाली लाइन क्या हो गई मेरी, ये लाइन मेरी कूलिंग की हो गई। क्लियर, तो इस प्रकार ठंडे होने पर पार्ट की अंदरूनी बनावट हैमरिंग करने से पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी। गर्म पार्ट को ठंडा करने के लिए कभी भी गीले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, और ना उसे गीली हवा या फोर्स्ड एयर में ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग पार्ट को रूम टेंपरेचर पर 20 ±2 टेंपरेचर पर ठंडा किया जाता है। क्लियर, तो यहां से इसमें बस यही था, हीटिंग, कूलिंग और क्विंचिंग बताया, और फिर उसमें यह बताया है कि नॉर्मलाइजिंग आपके रूम टेंपरेचर पर करेंगे। क्लियर, ओके, ठीक है। यहां से इसका अगर डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें ये डायग्राम जो मैं लाया हूं, इस डायग्राम में एक चीज ये समझ लीजिएगा, मैंने इससे पहले जितने भी डायग्राम थे आपको उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हाइपोइफ्राइड स्टील होगी, अगर हाइपोइफ्राइड स्टील होगी, कितनी होगी हाइपोइफ्राइड स्टील, 0 से लेकर 0.8 तक, तो उसमें आपकी परसेंटेज, सॉरी उसमें जो आप हीटिंग देंगे कितना देंगे, अपर क्रिटिकल टेंपरेचर से 30 से 50, हां जी देते थे। क्लियर, फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हाइपरइफ्राइड स्टील होगी 0.8 से अधिक हो गई, तो उसमें कितना देते थे आप, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर से 30 से 50, हाँ देते थे नहीं देते थे। मगर नॉर्मलाइजिंग वाली कंडीशन में चाहे आपकी हाइपोइफ्राइड स्टील हो, चाहे आपकी हाइपरइफ्राइड स्टील हो, टेंपरेचर जो रहेगा वो दोनों
कंडीशन में अपर क्रिटिकल से 30 से 50 ही रहेगा, 30 से 50 ज्यादा क्यों रहेगा, फटाफट से डायग्राम से समझ लीजिए। ये लाइन कौन सी थी आपकी, लोअर क्रिटिकल की थी, और ये क्या है आपकी, ये आपकी अपर क्रिटिकल की है। और जो आप ये वाली लाइन देख पाएंगे, ये वाली लाइन देख पाएंगे, ये लाइन कौन सी होगी आपकी, ये आपकी हीट अपर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर वाली लाइन है, क्लियर, यानी कौन सी, ये वाली, ठीक है, ओके। तो नॉर्मलाइजिंग में ये बात राइट डाउन कर लीजिएगा, चाहे आपकी हाइपोइप्टाइड स्टील हो या हाइपरइप्टाइड स्टील हो, दोनों कंडीशन में आपका टेंपरेचर अपर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर रहेगा, क्लियर हो गई इतनी बात। तो नॉर्मलाइजिंग आपकी क्लियर हो गई, हार्डनिंग मैंने क्लियर कर दी, एनीलिंग भी क्लियर कर दी, ओके। तो एक बार जल्दी से सारी चीजों को मैं रिवाइज कर देता हूं। हार्डनिंग का हमारा मेन मकसद क्या था, यानी कोई भी अगर नरम पार्ट हो, टूल स्टील का पार्ट हो, अगर उसे मैं कड़ी योग्य बनाना हो तो उसमें मैं कौन सी विधि अपनाता हूं, हार्डनिंग विधि अपनाता हूं। इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा, उसमें वियर रेजिस्टेंस का गुना जाएगा। अगर मैं टेम्परिंग की बात करता हूं तो टेम्परिंग क्या है मेरी, यानी जब मैं पार्ट को हार्ड करता हूं तो उसमें क्या जाता है, मेरा थोड़ा सा ब्रिटलनेस का गुना आता है। तो ब्रिटलनेस को खत्म करने के लिए किसका उपयोग करता हूं, मैं टेम्परिंग का यूज करता हूं। और जब मैं धातु को हार्ड कर देता हूं तो उससे मेरे क्या जाते हैं, उसकी इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाती है, उसकी डक्टिलिटी भी खत्म हो जाती है, और वो कोई भी झटका लेने योग्य नहीं रहती है। और धातु में ओके तो ये सारी चीजों को रिमूव करने के लिए मैं किसका उपयोग करता हूं, टेम्परिंग का यूज करता हूं, या टफनेस को बढ़ाने के लिए टेम्परिंग का यूज करता हूं, ओके क्लियर, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रेस को थोड़े से ये भी रिमूव कर देती है, कौन सी, टेम्परिंग। अगर मैं एनीलिंग की बात करूं तो एनीलिंग का मतलब क्या था हमारा, यानी किसी भी जॉब को नरम बनाने के लिए या उसमें मशीनिंग के गुण को लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एनीलिंग का यूज करते हैं, ओके। अगर नॉर्मलाइजिंग की बात करता हूं तो एनीलिंग आपकी कहां पर जॉब ठंडा हो गया आपकी फर्नेस के अंदर, फर्नेस को स्विच ऑफ कर, या मैं उस पे क्या करता हूं, ड्राई एयर डाल देता हूं, या मैं उस पे किसी भी रेत को डाल देता हूं और बाहरी वातावरण उसके अंदर नहीं जाता है, तो उसमें जो जॉब आपकी होगी कैसे होगी, बहुत धीरे धीरे होती है। अगर मैं नॉर्मलाइजिंग की बात करता हूं तो नॉर्मलाइजिंग क्या थी मेरी, यानी स्टील के पार्ट पर हैमरिंग, बेंटिंग, फोर्सिंग करने के बाद धातु के तो अंदर के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या हो जाते हैं मेरे, खराब हो जाते हैं। उन क्रिस्टलों को पुनः दोबारा से अपनी स्थिति में लाने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं नॉर्मलाइजिंग का। इसमें जो जॉब गर्म कहां हो गया, आपके बंद कमरे पर रूम टेंपरेचर पर, उससे क्या होता है, आपका क्रॉस ग्रेन जो होता है वो आपका फाइन हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और धातु ग्रेन स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, वो आपका बिल्कुल फाइन हो जाता है। और इसके अलावा इंटरनल स्ट्रेस या जो तनाव होता है उसे भी वो दूर कर देती है। तो आई थिंक आपकी हीट ट्रीटमेंट के जितने प्रोसेस थे वो मैंने बिल्कुल डीपली में जाके आपको बता दिए, क्लियर ना, ओके। तो यहां से कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए आपकी। अब हीट ट्रीटमेंट में सब कोई भी क्वेश्चन आ गया हो, क्लियर। अगर ये सारी चीजें हीट ट्रीटमेंट की, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, अगर ये सब क्लियर हो गई है तो जल्दी से मुझे यस लिख, कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए, फिर मैं आपको केस हार्डनिंग को सरफेस हार्डनिंग के बारे में बताता हूं। जल्दी से भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे यस लिख के भेज दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गोविंद त्रिपाठी सर। यूक्रेटाइड में नॉर्मलाइजिंग टेंपरेचर यूसीटी से एलसीटी है हार्डनिंग सर। किसी जल्दी से अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है हार्डनिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग में, ठीक है, अगर ये सारी चीजें सब कुछ समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए। सर किसी भी द्वारा वियर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं घटाते हैं, किसी विधि द्वारा, अच्छा वियर रेजिस्टेंस किस विधि द्वारा घटाते हैं प्रशांत, आप जो पूछ रहे हैं ना वियर रेजिस्टेंस, तो वियर रेजिस्टेंस जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वो हार्डनिंग के थ्रू होता है, ठीक है। वियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी धातु आपकी घिसे ना, और धातु आपकी घिसती कब नहीं है, जब आप उसमें हार्डनिंग प्रोसेस कर देते हैं, क्लियर, ओके। सर गोविंद त्रिपाठी, नरेंद्र कुमार कपिल सर, यूक्रेटाइड में नॉर्मलाइजिंग का टेंपरेचर यूसीटी से होगा कि एलसीटी होगा, यूक्रेटाइड में नॉर्मलाइजिंग का टेंपरेचर, अच्छा गोविंद यूक्रेटाइड में जो होता है वो आपका यूक्रेटाइड तो यही होगा ना भाई, यहां तो आपका जो टेंपरेचर होगा तो आपका सेम होगा, यहां टेंपरेचर आपका सेम होगा, क्लियर। यूक्रेटाइड स्टील जो होगी, चाहे आपकी एनीलिंग की हो, नॉर्मलाइजिंग की हो, टेंपरेचर आपका कैसा रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, क्लियर। कितना, 723, कितना होगा, 723, क्लियर ना, ओके। सर आप ओके यस यस क्लियर, ओके क्लियर। सर आपने और धीरज सर ने दोनों ने इस जिसमें अप्लाई किया है, स्क्रीनिंग लिस्ट में आपका नाम है। स्क्रीन लिस्ट में हमारा नाम इसलिए होगा क्योंकि हम जब फॉर्म भरते हैं तो खुद पहले अप्लाई करके देखते हैं कि कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ते हैं, आगे किसके बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हम डालें, नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए, क्या होगा आपका, सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरफेस हार्डनिंग को हिंदी में बोलते हैं सतह का कठोरीकरण, क्या बोलेंगे, सतह का कठोरीकरण, ओके, लिख लीजिएगा सतह का कठोरीकरण, ओके। तो देखिए सरफेस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग का हिंदी मतलब क्या है, सतह का कठोरीकरण। तो सरफेस हार्डनिंग का मतलब ये होता है, आज का जो टाइम है या अधिकांश जो मशीन के पार्ट होते हैं वो हमें ऐसे चाहिए होते हैं जिनमें क्या हो, जिनकी थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, उनमें थोड़ी टफनेस ज्यादा हो, ओके क्लियर, और वो किसी भी झटके को आसानी से सहन कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन पे हम सरफेस हार्डनिंग कर देते हैं। और सरफेस हार्डनिंग कैसे हो जाती है, सरफेस हार्डनिंग आपकी 4 तरीके की होती है, क्लियर, कौन कौन सी, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आपको सरफेस हार्डनिंग का मतलब पता होना चाहिए। सरफेस हार्डनिंग किसे कहते हैं, यानी उस सतह को, ऊपरी सतह को क्या कर देते हैं, कठोर कर देते हैं, उसमें टफनेस का गुण लाते हैं ताकि और वो इजी तरह से झटके भी सहन कर सके। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं सबसे पहले सरफेस हार्डनिंग का। सबसे पहले मैं आपको सरफेस हार्डनिंग की इमेजेस दिखा देता हूं। नॉर्मलाइजिंग हो गया, केस हार्डनिंग हो गया, आपका सरफेस हार्डनिंग, ठीक है, फटाफट से
देखिए सरफेस हार्डनिंग हमारा क्या बोलता है, सरफेस हार्डनिंग हमारा क्या बोलता है, अच्छी सर्विस कंडीशनों के लिए, अच्छी सर्विस कंडीशन को लिए, सर्विस कंडीशन का मतलब यानी जो आपकी पार्ट है वो आपका रेगुलर चलता रहे, अच्छी सर्विस कंडीशन और लंबे जीवन काल के लिए सरफेस को हार्ड व घिसावट का प्रतिरोधी बनाने के लिए सरफेस हार्डनिंग की जाती है, जिसका कोर टफ हो, क्या बोला सर, जिसका कोर टफ और झटकों को सहन करने वाला होता है। एक वर्ड आता है इसमें, एक आता है वर्ड केस और एक होता है आपका कोर, ठीक है। तो केस का मतलब क्या होता है, केस का मतलब होता है आपका ऊपरी भाग की कोई भी सरफेस मान लीजिए, और कोर का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब होता है आपका अंदरूनी भाग। क्लियर हो गई इतनी बात मेरी, ठीक है। ये जब मैं आपको केस हार्डनिंग पढ़ाऊंगा तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि केस का मतलब क्या होता है, ऊपरी भाग। अगर मेरे पास कोई यही जॉब है तो जो इसका ऊपरी भाग है वो क्या होगा, मेरा केस होगा, और कोर का मतलब क्या होगा, यानी इसके अंदरूनी भाग, यानी जो मेरा मार्कर है इसका अंदरूनी भाग, ठीक है। तो सरफेस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, यानी धातु की जो सरफेस है वो उसे कैसे बना देते हैं, उसे हम क्या बना देते हैं, उसे थोड़ा हार्ड बना देते हैं, जिसका कोर टफ हो, कोर का मतलब क्या है, जिसका अंदरूनी भाग टफ हो और झटकों को वो सहन करने वाला होता है। तो ये सरफेस हार्डनिंग होती है। सरफेस हार्डनिंग किसमें हो जाती है, आपके 4 प्रोसेस में की जाती है। कौन कौन सी आपकी, पहले सबसे पहले केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। तो क्वेश्चन अधिकतर यहां से आता है केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग, ठीक है, ये दो अलग प्रोडक्ट है आपके, और फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग ये दो प्रोडक्ट अलग है। यानी केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग में जॉब को जब आप गर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से करेंगे। पूर्ण रूप का मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास जॉब है तो जॉब का बाहरी सेक्शन भी गर्म करूंगा और इसके अंदर का जो सेक्शन होगा वो भी गर्म करूंगा। किस किस में, केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग में। जबकि फ्लेम हार्डनिंग और आपकी इंडक्शन हार्डनिंग में जॉब का केवल मैं बाहरी सतह को गर्म करूंगा। क्लियर, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल दोबारा बता देता हूं। सरफेस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, धातु को क्या कर देते हैं, घिसावट का प्रतिरोध बना देते हैं, उसमें थोड़ा टफनेस का गुण ला देते हैं और जिसके कारण वो क्या होती है, झटकों को सहन कर लेती है। सरफेस हार्डनिंग की आपकी 4 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग में जॉब का पूर्ण सेक्शन गर्म होगा, और फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग में जॉब का केवल बाहरी सेक्शन को गर्म करके। और ये गर्म हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस को हार्ड कर सके। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम केस हार्डनिंग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले केस हार्डनिंग किसे कहते हैं, ओके, यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहले केस हार्डनिंग किस मेटल पर करी जाएगी, आपके लो कार्बन स्टील पर। लो कार्बन स्टील कह दूं या मैं माइल्ड स्टील कह दूं, क्लियर मेरी बात, ठीक है, ओके। तो केस हार्डनिंग हम जब भी कभी करेंगे किस प्रोडक्ट पर करेंगे, आपके लो कार्बन स्टील पे। मैंने आपको बताया था कि केस हार्डनिंग किस पे करेंगे, लो कार्बन स्टील पे, और लो कार्बन स्टील के पार्ट को क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं। यानी लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के पार्ट में क्या, माइल्ड स्टील के पार्ट में पता आपको क्या होती है भाई, कार्बन की परसेंटेज कम होती है। और मैंने सबसे पहला फैक्ट बताया था आपको कि अगर जिस किसी भी स्टील में कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के जितने भी आपके पार्ट होते हैं या लो कार्बन स्टील के जितने पार्ट होते हैं उन्हें मैं डायरेक्ट तरह से हार्ड नहीं कर सकता। अगर मैंने सपोज कीजिए आपसे ये कहा कि ये आपका माइल्ड स्टील का पार्ट है और आप इस पे सरफेस हार्डन करके लाइए, तो आप माइल्ड स्टील के पार्ट पर डायरेक्ट सरफेस हार्डनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन काफी क्या होती है, कम होती है। तो माइल्ड स्टील के पार्ट पर हम क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, उसके ऊपरी पार्ट पर, यानी 5 से ये पार्ट हुआ तो इस पार्ट के ऊपरी सतह पर क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, कार्बन की परत चढ़ा देते हैं। सपोज कीजिए अगर यही मेरा माइल्ड स्टील का पार्ट के साथ कैलिपर होते हैं, वो माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं, क्या करते हैं उनकी, ताकि उनकी सरफेस, माइल्ड स्टील के जो आपके पार्ट होता है उसकी सरफेस घिसे ना, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं या उस पर कौन सा ऑपरेशन करते हैं, केस हार्डनिंग का ऑपरेशन करते हैं। यानी उसके पार्ट के ऊपर, ध्यान सुने, क्वेश्चन यहीं से आता है कि माइल्ड केस हार्डनिंग में आपकी जो कार्बन की परत चढ़ाते हैं वो कैसे चढ़ाते हैं, केवल उसके पार्ट के बाहरी सतह पर, केवल उसके पार्ट के बाहरी सतह पर क्या करते हैं, उसके हम कार्बन की परत चढ़ा देते हैं। तो केस हार्डनिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फटाफट से यहां देखिएगा केस हार्डनिंग के बारे में क्या बोलता है हमारी इमेजेस। तो सबसे पहले क्या, लो कार्बन स्टील, यानी केस हार्डनिंग किस पे की जाएगी, लो कार्बन स्टील पे, या माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, बता चुका हूं। परंतु माइल्ड स्टील के पार्ट की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए, घिसने से बचाने का मतलब यानी सरफेस को हार्ड करने के लिए एक प्रकार की क्रिया की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। इस विधि से केवल पार्ट, यहां से राइट डाउन कर लीजिएगा, इस विधि से केवल पार्ट की बाहरी सरफेस को ही हार्ड किया जाता है और अंदर का भाग मतलब क्या, कोर, अंदर का भाग मतलब कोर, अंदर का भाग कैसा रखा जाता है, मुलायम और टफ रखा जाता है, जिससे पार्ट झटके और कंपन को आसानी से सहन कर सकता है। क्लियर हो गई मेरी इतनी बात, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो यानी केस हार्डनिंग से अभी हमने क्या पढ़ा, केस हार्डनिंग किस पे की जाएगी, आपके लो कार्बन स्टील पर या माइल्ड स्टील पर की जाएगी, उस पर हम कार्बन की परत चढ़ाएंगे। अभी बताऊंगा कार्बन की परत हम कैसे चढ़ाते हैं, ठीक है। और वो केस हार्डनिंग में वो जो कार्बन की परत चढ़ाएंगे कहां चढ़ती है, आपके केवल और केवल पार्ट के बाहरी सतह पर। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ओके। तो अगर मैं बात करता हूं, आप किसकी बात करता हूं, कि आपके पार्ट पर कार्बन की जो परत चढ़ाई जाती है वो कैसे चढ़ाई जाती है। तो आपके पार्ट पर कार्बन की जो परत चढ़ाई जाएगी उसके दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका कार्बोराइजिंग, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहां सुन लीजिए फटाफट से, यहां देखिए फटाफट से, इसके बारे में बताऊंगा आपको, यहां देखो फटाफट से।
बिल्कुल सारी चीजों को डिटेल लेके चल रहा हूं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, ठीक है। माइल्ड स्टील की केस हार्डनिंग दो स्तर पर की जाती है। कौन कौन सी? पहली कौन सी होगी आपकी? कार्बोराइजिंग द्वारा, ठीक है, कार्बोराइजिंग द्वारा स्टील की पार्ट की बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अगर आपकी केस हार्डनिंग की बात करें उसमें क्या था? पार्ट की बाहरी सतह पर कार्बन की परत चढ़ा देते हैं, मगर कार्बोराइजिंग विधि में पार्ट की बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। यानी अगर कोई ये आपका पार्ट हो गया तो क्या होगा? इसके पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर कार्बन की परत को या कार्बन की परसेंटेज को हम बढ़ा देंगे। और अगर मैं पार्ट की कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? पार्ट मेरा ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा। क्यों? ये हमारा फैक्ट कहता है कि जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो गई वो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाए। तो क्वेश्चन बस यहां से यही आता है कि कार्बोनाइजिंग द्वारा स्टील पार्ट की बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। और दूसरा कौन सा होता है? ऊष्मा उपचार विधि, यानी हीट ट्रीटमेंट, जिसमें से अंदरूनी भाग कोर को रिफाइंड और सतह को कठोर बनाया जाता है। यानी इसका मतलब ये होगा, यानी आपने पार्ट की बाहरी सतह में कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दी तो वो तो क्या होगा? आपका हार्ड हो गया। मगर जो अंदर का पार्ट था उसे भी तो आप क्या करेंगे? उसे भी तो हार्ड बनाएंगे। तो वो किससे बनाया जाता है आपका? वो बनाया जाता है आपका हीट ट्रीटमेंट विधि से। किससे बनाया जाएगा? हीट ट्रीटमेंट विधि से। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे पहले कार्बोराइजिंग की। हम किसकी बात करेंगे? कार्बोराइजिंग की, ठीक है। तो कार्बोराइजिंग जो होती है हमारी, कार्बोराइजिंग से जो आपके जो अमूमन जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले इसमें ये पूछा जाता है कि इसका टेंपरेचर कितना होता है। तो उसमें से क्वेश्चन यही आता है, बस यही मैं आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट होगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए भाई, कार्बोराइजिंग क्या कहता है? यह केस हार्डनिंग की एक विधि है। मैं आपको बता चुका हूं केस हार्डनिंग की विधि होगी, हां जी होगी, जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह में कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ये दो बातों को ध्यान कर लीजिएगा, दोबारा बहुत बार बता चुका हूं कि केस हार्डनिंग क्या होगा? ये केवल पार्ट की बाहरी सतह, सरफेस को हार्ड किया जाता है केवल पार्ट की बाहरी सतह पर। और कार्बोराइजिंग क्या होगा? पार्ट के अंदर कुछ गहराई में। सपोज कीजिए अगर ये कोई आपका पार्ट था, ये कोई आपका पार्ट था, ओके, क्लियर? ध्यान से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप केस हार्डनिंग कर रहे हैं तो केवल पार्ट की बाहरी सतह को क्या करें? आप क्या करेंगे? हार्ड कर देंगे। मगर अगर आप कार्बोराइजिंग कर रहे हैं और ये कोई आपका पार्ट होगा तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप इसमें कार्बन की परसेंटेज को कुछ गहराई तक, यानी कुछ इसके अंदर तक हम क्या कर देंगे? डाल देते हैं। और ये हमारी विधि से होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोराइजिंग विधि, क्लियर? ओके, यहां से किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोबारा बता देता हूं, केस हार्डनिंग की विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कार्बोराइजिंग जो होती है वो विभिन्न तरह की होती है। सब पैक कार्बोराइजिंग हुआ, तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैक कार्बोराइजिंग के बारे में। तो पैक कार्बोराइजिंग देखिए फटाफट से। तो पैक कार्बोराइजिंग हमारी क्या कहती है? फटाफट से देखिए। क्वेश्चन इसमें यही आता है कि पैक कार्बोराइजिंग, देखिए एक क्या होता है? एक हमारा स्टील का बॉक्स होता है या कास्ट आयरन का बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या रख देते हैं? उसके अंदर सपोज कीजिए अगर मेरे यही पार्ट था तो उसके अंदर मैं पार्ट रख दूंगा और उसके अंदर में क्या रखता हूं? उसके अंदर में क्या रखता हूं? जैसे आपके लकड़ी का हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, या चूना पत्थर हो गया, तो विभिन्न तरह के मेटल डाल देता हूं और उसमें फिर क्या करता हूं? उसे मैं भट्टी में रख देता हूं और उसके अंदर क्या करता हूं? मैं फिर हीट देता हूं। तो उससे क्या होता है? जब मैं हीट दूंगा तो जो कार्बन युक्त जो पदार्थ होंगे ना वो आपके पिघलेंगे, वो आपके जब मेल्ट होंगे तो क्या होगा? जो कार्बन उससे निकलेगी वो आपके पार्ट पर जाकर क्या हो जाएगी? वो जम जाएगी और पार्ट की सरफेस कैसे हो जाएगी? आपकी हार्ड हो जाएगी। तो वही क्या होती है हमारी? वही होती है पैक कार्बोराइजिंग, यानी आपने पार्ट को किसमें कर दिया? स्टील के पार्ट में रख दिया। जैसा आप यहां देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टील का हमारा ये एक तरह का पार्ट है और इसके अंदर क्या रख देते हैं? इसके अंदर मैं जॉब को रख देता हूं और कार्बन युक्त पदार्थ जैसे लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, हड्डी का पाउडर हुआ, वो सब मैं इसके अंदर ऐसे ऐसे थोड़े-थोड़े रख देता हूं, ओके, क्लियर? तो यहां से जो आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? उसमें यही आता है कि पैक कार्बोराइजिंग में टेंपरेचर कितना होता है? तो उसमें टेंपरेचर कितना होगा आपका? 900 से 950 डिग्री सेल्सियस, क्लियर? ठीक है, तो आप इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा कहता क्या है। पैक कार्बोराइजिंग वाली विधि क्या कहती है? इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट को साफ करने के बाद कास्ट आयरन के बॉक्स में, यानी ये जो बॉक्स होगा किसका होगा? आपका कास्ट आयरन का होगा, क्लियर? ओके, कास्ट आयरन के बॉक्स में कार्बन युक्त पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें हमारे कार्बन होगा, जैसे लकड़ी का कोयला होगा, हड्डी का पाउडर, झुलसे हुए चमड़े आदि को कैल्शियम बेरियम और सोडियम के कार्बोनेट के मिश्रण के साथ पैक कर दिया जाता है। यानी इसमें आप पार्ट रख देंगे और इसमें आप क्या रखेंगे? लकड़ी का कोयला, हड्डी का पाउडर, झुलसे हुए चमड़े का, कैल्शियम बेरियम और सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण के साथ इसमें रख देंगे और बॉक्स को मिट्टी के साथ एयर टाइट करने के बाद उसे 900 से 950 डिग्री टेंपरेचर तक तापमान किया जाता है। यानी इससे हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तापमान केस की गहराई के अनुसार कई घंटों तक रखा जाता है। इसके बाद पार्ट को बॉक्स में ठंडा होने दिया जाता है जिससे कार्बन पार्ट की सतह पर क्या होता है? आपका जम जाता है, क्लियर? ओके, और साधारणतः इस विधि से कितना आपकी जो पार्ट की जो कार्बन जमेगा, कितना जमता है पार्ट की सतह पर? 1 से 2 mm तक केस की गहराई में कार्बन जम जाती है। यदि स्टील को 925 डिग्री टेंपरेचर पर 5 घंटे तक लगातार तापमान दिया जाएगा तो केस की गहराई कितनी होगी? 1 mm बन जाती है। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ठीक है, तो पैक कार्बोराइजिंग से इसके अलावा क्वेश्चन यहां से ये नहीं आता, ओके। तो क्वेश्चन बस इसमें क्या आएगा आपका? केवल टेंपरेचर इसमें से पूछा जाता है कि पैक कार्बोराइजिंग हमारा कितने टेंपरेचर पर हम इस पे करते हैं, क्लियर? तो यहां से आपको ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए, ओके। तो कभी-कभी इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, अगर मुझे कार्बोराइजिंग विधि थोड़ी जल्दी करनी हो तो एक इसमें सॉल्यूशन मिल जाता है, इसे बोलते हैं बेरियम कार्बोनेट। लिख लीजिएगा, बेरियम कार्बोनेट। अगर मैं इसके अंदर बेरियम कार्बोनेट डाल दूंगा ना
ठीक है, तो उसमें मेरा टेम्परेचर क्या होगा, तापमान मेरा बहुत जल्दी जल्दी इसमें से इंक्रीज होगा। क्लियर, तो जो इसमें लेते हैं 5 घंटे, फिर ये 5 घंटे नहीं लेगा, ये हमारा 1 या 2 घंटे लेगा अगर इसमें बैरियम कार्बोनेट मैं मिक्स कर दूंगा। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी विधि है या ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिससे बैक कार्बोनिक विधि में जल्दी होगी, वो कौन सी आपकी बैरियम कार्बोनेट अगर मैं उसमें मिला देता हूं। क्लियर, ओके ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गई। ओके ठीक है, फिर ओके मैंने आपको चीज ये बताई थी केस हार्डनिंग में क्या था, मैं कार्बन किसी कार्बन की बाहरी सतह पर कार्बन को मिला रहा था। ठीक है, तो कितना मिलता है तो लिख लीजिएगा केस हार्डनिंग में 0.9%। ठीक है, 0.9% कार्बन में उसमें बाहरी सरफेस को केवल पार्ट की केवल भारी सरफेस को ही हार्ड किया जाता है, तो उसमें कार्बन मिलाऊंगा ना बाहरी सतह पर कितना मिलाऊंगा 0.9%। ये बात इसमें लिख लीजिएगा। ओके, तो पैक कार्बोनाइजिंग आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, 2 विधि और होती है हमारी, कौन कौन सी होती है हमारी, गैस कार्बोनाइजिंग और लिक्विड कार्बोनाइजिंग। गैस कार्बोनाइजिंग और लिक्विड कार्बोनाइजिंग, इन्हें भी देख लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका कि गैस कार्बोनाइजिंग में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो गैस कार्बोनाइजिंग में जितनी भी आपकी कार्बन युक्त गैस होती है ना, जैसे आपकी मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई और प्रोपेन हो गई, तो इसमें बस यही गैस यूज करी जाएंगी। इसमें क्या होगा, कोई भी आपकी फर्नेस हो गया, कोई भी आपका पार्ट होगा, आप पार्ट को रख देंगे, लो कार्बन स्टील का पार्ट होगा और उसमें कार्बन युक्त गैस को छोड़ देंगे। जब आप कार्बन युक्त गैस को छोड़ेंगे तो वो कार्बन थी आपकी, वो पार्ट पर जाके आपकी जम जाएगी। क्लियर, ठीक है, तो यहां से केवल यही क्वेश्चन होगा। क्लियर सर, यस यस, 0% कार्बन इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, सर माइनस स्टील को हार्ड करते हैं तो होगा क्या, फेराइट। हड्डी का पाउडर मतलब समझे नहीं सर, हड्डी का पाउडर देखिए बहुत तरह की हड्डी आती है जो जिनमें आपका कार्बन मिला हुआ होता है। ठीक है, क्लियर, ओके, तो ये वो था गैस कार्बन। देख लीजिए क्या होगा, इस विधि में लो कार्बन होगा। अरे भाई जब कार्बोनाइजिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो लो कार्बन स्टील का पार्ट होगा। ओके, इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट को गैस कार्बोनाइजिंग फर्नेस में कार्बन युक्त गैस कौन सी होगी आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और प्रोपेन के साथ क्रिटिकल रेंज में गर्म किया जाता है, जिससे गैस की कार्बन पार्ट की सतह पर जम जाती है। साधारणतः इस विधि से 1 मिलीमीटर तक की केस की गहराई हार्ड करने के लिए पार्ट्स को कार्बन युक्त गैस के साथ 870 से 900 डिग्री टेंपरेचर तक पर 6 घंटे तक रखा जाता है। यानी अगर आप कार्बन युक्त गैसों को 870 से 950 डिग्री टेंपरेचर का आप हीट देंगे, उसको 6 घंटे तक रखेंगे, तो उसमें कितनी आपकी कार्बन जम जाएगी, कितने एम तक की, 1 एम तक की जम जाएगी, किससे, गैस कार्बोनाइजिंग विधि से। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी आती है, द्रव कार्बोनाइजिंग जिसे क्या बोलते हैं, लिक्विड कार्बोनाइजिंग भी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग में क्या होगा, इसमें एक तरह का क्या होगा, आपको किसी भी चैम्बर होगा उसमें लिक्विड कार्बोनाइजिंग आपको जमा देंगे, जैसे सोडियम साइनाइड हुआ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हुआ, बेरियम कार्बोनेट हुआ। क्लियर, तो इसमें यही चीजें क्या होती है, इसमें यही चीजें आपको इसमें मिला दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट। तो ये सब इसमें लिख लीजिएगा, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर होता है, उसमें डाल दे, उसको किसी भी फर्नेस में उस मिक्सचर को डाल देंगे और उसके बाद क्या होगा उसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, किसी पार्ट को डाल देते हैं। ठीक है, तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग यही कहता है। आजकल द्रव कार्बोनाइजिंग के लिए सोडियम साइनाइड और अन्य प्रकार के साल का मतलब सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट भी होगा इसमें। ठीक है, लिख लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट भी इसमें होगा। इसके साथ बाद प्रयोग में लाई जाती है, सोडियम साइनाइड के साल को बाद में गर्म करके पिघला दिया जाता है और लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को उसमें डालकर कार्बोनाइजिंग किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड हो गया, सोडियम आपका कार्बोनेट भी हो गया। क्लियर, तो ये सब चीजें किसमें होती हैं, ये सारी चीजें हम उसको पिघला कर डाल देंगे और उसके बाद उसमें क्या डाल देते हैं, उसके बाद हम उसमें आपके पार्ट को डाल देते हैं। क्लियर, ठीक है, यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, ठीक है, देखो फटाफट से एक ये वाली स्लाइड जरा छूट गई थी हमारी। केस हार्डनिंग हमारी क्या कहती है, केस हार्डनिंग यानी माइल्ड स्टील एंड लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण उसे हार्ड नहीं किया जाना संभव नहीं होता, इसलिए माइल्ड स्टील एवं लो कार्बन स्टील के बने हुए जॉब को घिसने, टूटने व मुड़ने इत्यादि से बचाने के लिए इनकी बाहरी सतह को केवल क्या बार-बार यही लाइन में अंडरलाइन करो, बाहरी सतह को कठोर किया जाता है। जॉब की केवल बाहरी सतह को कठोर करने की केस हार्डनिंग कहलाती है। इस विधि में जॉब का अंदर का भाग कैसा होता है, नरम रहता है एवं केवल जॉब की ऊपरी सतह ही क्या होती है, हमारी कठोर होती है। क्लियर, ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल डीपली में जाके बता दिया। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, तो जितने हमारे मैंने आपको बताया कि केस हार्डनिंग कितने तरह की होती है, 2 तरीके की होती है, 2 मेथड से होती है आपकी, कार्बोनाइजिंग, दूसरी कौन सी होती है आपकी, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट हमने क्यों अपनाया गया कि भाई हमने जो ऊपरी पार्ट था वो तो हमने पूरा हार्ड कर दिया, मगर जो अंदरूनी भाग था उसे भी तो हार्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे आप, वो करेंगे आप हीट ट्रीटमेंट विधि से। ठीक है, तो इसमें ये देख लीजिए, इसमें यही लिखा हुआ है, पेपर में आता नहीं है कभी, मगर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कार्बोनाइजिंग किए हुए पार्ट्स की हीट ट्रीटमेंट करना, यानी पार्ट्स पर कार्बोनाइजिंग करने के बाद, पार्ट्स पर क्या करें आपने, कार्बोनाइजिंग करने के बाद, कार्बोनाइजिंग का मतलब यानी पार्ट पे आपने सतह पर कार्बन की पर कुछ गहराई तक जमा दी है, करने के बाद केस को हार्ड करने के लिए पहले उन्हें 860 डिग्री सेल्सियस से 870 तक गर्म करके नॉर्मलाइजिंग करते हैं। इसके बाद पार्ट को 760 डिग्री से टेंपरेचर से 780 तक गर्म करके पानी, ब्राइन या तेल में ठंडा कहता है। इस प्रकार पार्ट की सतह हार्ड हो जाती है और कोर कैसा हो जाता है आपका, साफ और टफ बन जाता है। क्लियर, तो यहां से ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, तो ये जो था आपका, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए आपकी।
तो उसमें से क्वेश्चन केवल बस यही आता है भाई, इसमें क्वेश्चन केवल यही आएगा कि कार्बोनाइज केस हार्डनिंग में क्या होगा, पार्ट की बाहरी सतह को हार्ड करते हैं, और कार्बोनाइजिंग क्या होगा, पार्ट के अंदर कुछ गहराई तक आपकी कार्बन की परत को हम जमा देते हैं। वैसे कितने मेथड होते हैं आपके, 4 मेथड होते हैं, ठीक है। कार्बोनाइजिंग, गैस लिक्विड साइन लिक्विड वाला और गैस वाला। दूसरा कौन सा होता है आपका, हीट ट्रीटमेंट वाला। और ये किस पे, किस पार्ट पे अपनाई जाती है, आपके केवल लो कार्बन स्टील वाले पार्ट पर। क्लियर, ओके, ठीक है। तो मैं आप यहां समझता हूं, जितना मैंने आपको पढ़ाया सब बातों को आप बिल्कुल डिटेल में समझ में होंगे। ओके ओके, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्लियर। हीट ट्रीटमेंट में आपकी बस केवल और केवल ये 2 चीजें रह गई है, केवल और केवल हीट ट्रीटमेंट में ये आपकी 2 चीजें रह गई है। कौन कौन सी, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। और ये आपकी नाइट राइडिंग, ये 3 चीजें रह गई हैं आपकी, जिन्हें मैं आपकी कल डिस्कस करा दूंगा। तो केस हार्डनिंग बिल्कुल डिटेल में जाके कवर करी हमने। क्लियर, ठीक है। सर कार्बोनाइजिंग में कितने mm हार्ड होता है, कार्बोनाइजिंग में कितने mm भाई, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में जो कार्बन होता है वो कितना होता है, 0.15% तक उसमें कार्बन हम जमा सकते हैं। क्लियर, हीट ट्रीटमेंट में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 0.15 लिख लीजिएगा हीट ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कोर को क्या करते हैं, कोर में क्या करते हैं, लिख लीजिएगा हीट ट्रीटमेंट में कोर में 0.15% हम कार्बन की परत को जमा देते हैं। क्लियर, ओके, क्लियर, ठीक है। तो कल हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कल हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सेशन को एंड कर दूंगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हीट ट्रीटमेंट